हाय साथियों, नमस्कार। मेरा नाम है विपिन और आप देखना शुरू कर चुके हैं बी टेस्ट वाला फॉर जीएस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीव विज्ञान की और जीव विज्ञान से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, आए हुए ये प्रश्न हैं, इनके बारे में विस्तार से आज जानने का प्रयास करेंगे। ये जो डिस्कशन है आज का आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे रेलवे, दिल्ली पुलिस, आरपीएफ, एसएससी के तमाम एग्ज़ाम, यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस, साथ ही साथ यूपी पुलिस, बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी आदि एग्ज़ामों में मदद करेगा। तो आप शुरुआत करते हैं, ध्यान से वीडियो को सुने और नोट डाउन भी करें। तो प्रश्न दिया है, मानव शरीर के किस भाग में अंकुर या बिली मौजूद होते हैं? यकृत में, नेत्र में, छोटी आंत में या वृक्क में? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यदि और भी प्रश्न जैसे पूछे जाएं कि अंकुर या बिली का कार्य क्या होता है, तो अंकुर या बिली का कार्य होता है भोजन में उपस्थित जो पोषक तत्व हैं उनका अवशोषण करना। यदि आपसे पूछा जाए कि भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो ज़्यादातर छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत के कौन से भाग इसको करते हैं, तो ये बिली करते हैं। यदि ये भी पूछा जाए आपसे कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत से ज़्यादा होती है। साथ ही साथ यदि ये भी पूछा जाए आपसे कि सबसे पहला आपका हार्मोन्स कहाँ खोजा गया था, तो सबसे छोटा हार्मोन्स भी जो खोजा गया था वो भी आंत में ही खोजा गया था। आप लोगों को कमेंट में बताना है उस हार्मोन का नाम क्या था, खोजा गया था ये आंत में। आगे मैं और भी चर्चा करता हूँ, जैसे वृक्क के बारे में चर्चा कर ली जाए। तो यदि आपसे पूछा जाए वृक्क का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वृक्क का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है, नेफ्रोलॉजी कहलाता है। वृक्क का कार्य क्या होता है, तो वृक्क उत्सर्जन क्रिया में भाग लेता है, साथ ही ये रुधिर का शुद्धिकरण भी करता है। यदि आपसे पूछा जाए रुधिर का शुद्धिकरण कहाँ होता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है, तो जवाब होगा वृक्क। यकृत से भी 2-4 प्रश्न और पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है। आओ एक और नया प्रश्न है, जानने का प्रयास करते हैं। जैसे दिया है, रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। इकोकार्डियोग्राम, स्फेग्नोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप या स्पायरोमीटर? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर द्वारा ब्लड प्रेशर मापा जाता है। आपसे यदि पूछा जाए सामान्य मनुष्य का रुधिर दाब कितना होता है, तो 120/80 mmHg होता है। इसके अतिरिक्त और भी जानने का प्रयास करते हैं। इकोकार्डियोग्राम से क्या होता है, तो इससे हृदय की जांच होती है। स्टेथोस्कोप से क्या होता है, तो स्टेथोस्कोप द्वारा जो हृदय का मूवमेंट होता है, जो आवाज़ होती है, उसको सुना जाता है कि ये वर्कआउट कर रहा है या नहीं कर रहा है। साथ ही साथ यदि आपसे पूछा जाता स्पायरोमीटर का संबंध किससे है, तो स्पायरोमीटर का संबंध है ये गुर्दे की जांच से रिलेटेड है। ये इससे क्या होता है, तो इससे गुर्दे की जांच होती है। और भी जानते हैं, जैसे रुधिर के बारे में पूछा जाए, रुधिर क्या है, तो रुधिर एक ऊतक है। आओ एक और प्रश्न आया है कि निम्न में से कौन सा पाचन एंजाइम लार में पाया जाता है? लाइपेज, एमाइलेज, पेप्टाइडेज या इंटरोकाइनेज? तो इस प्रश्न का जवाब होगा एमाइलेज। यदि आपसे पूछा जाए लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो जवाब होगा एमाइलेज। आओ इससे जुड़े हुए और भी प्रश्न जानते हैं। जैसे यदि पूछा जाता कि लार का एमाइलेज एंजाइम होता है, इसके अतिरिक्त टाइलिन एंजाइम भी होता है। और टाइलिन एंजाइम क्या करता है, तो मंड को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। यदि पूछा जाए लार की प्रकृति कैसी होती है, तो लार की प्रकृति अम्लीय होती है। यदि पूछा जाता मनुष्य के शरीर में कितने लार ग्रंथियां होती हैं, कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, तो 3 लार ग्रंथियां होती हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपसे पूछा जाए
गलसुआ रोग में कौन सी ग्रंथियां प्रभावित होती हैं, तो गलसुआ रोग में भी लार ग्रंथि प्रभावित होती है, खास तौर से पैराइटिड लार ग्रंथि आपकी प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त यदि आपसे पूछा जाता कि लार का कार्य क्या होता है, तो लार का कार्य होता है भोजन को अम्लीय माध्यम में कन्वर्ट करना, जिससे उसमें उपस्थित बैक्टीरिया वगैरह जो हैं वो खत्म हो जाए, और ऐसा काम एमाइलेज करता है। इसके अतिरिक्त और भी पाए जाने वाले एंजाइम आपके करते हैं। जो लार ग्रंथियां होती हैं वो मुख गुहा में उपस्थित होती हैं और 3 होती हैं। एक का नाम होता है आपका सर्कमबैलेट, एक का नाम होता है पैरोटिड, और एक आपको कमेंट में बतानी है। तब तक एक और नए प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? बाघ की, मनुष्य की, शेर की या गाय की? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा गाय। अब कहेंगे सर इसका रीजन क्या है, तो रीजन ये है जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं वो सेलुलोज का पाचन करते हैं। सेलुलोज पत्तों में, घास में, यानी जितनी भी हरे जो पत्तीदार सब्जियां वगैरह है उनमें पाया जाता है। और जो मनुष्य होता है वो सेलुलोज का पाचन नहीं करता। जो मांसाहारी जीव होते हैं वो भी सेलुलोज का पाचन नहीं करते, जबकि शाकाहारी जीव सेलुलोज का पाचन करते हैं, और सेलुलोज का पाचन थोड़े से ज़्यादा देर में होता है। इसी कारण से जो शाकाहारी जीव होते हैं उनकी छोटी आंत हमेशा बड़ी होती है, जबकि मांसाहारियों की छोटी आंत छोटी होती है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि शाकाहारी और मांसाहारी में से छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा किस में होगी, तो चाहे जीव छोटा क्यों ना हो, तो उसमें यदि आपसे पूछे तो शाकाहारी की जो छोटी आंत होगी वो हमेशा और हमेशा बड़ी होगी। जीव के अकॉर्डिंग भी ये निर्भर करेगा। आओ और भी प्रश्न जानते हैं। जैसे पूछा गया है गाय से, आप लोगों को कमेंट में बताना है गाय के पागलपन का रोग किससे होता है, ये बात आपको कमेंट में बताना है। साथ ही साथ बाघ दिया है तो पूछा जाए यदि आपसे कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी, तो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में हुई थी। एक और प्रश्न है आपका, कौन सा आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? यानी ये पूछने का प्रयास कर रहा है कि जो अपने शरीर का आमाशय जो ग्रंथि है उसमें कौन सा ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो पेप्सिन होगा। यदि आपसे पूछा जाता पेप्सिन कहाँ से निकलता है, तो आमाशय से निकलता है। पेप्सिन किसका पाचन करता है, तो प्रोटीन का पाचन करता है। ये प्रोटीन को किस में तोड़ देता है, तो ये प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। साथ ही साथ यदि पूछा जाता आपसे पेट का अम्ल किसे कहते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहते हैं, अर्थात HCl को कहते हैं। पेट का अम्ल किसे कहा जाता है, HCl को कहा जाता है। और ये HCl का श्रावण कहाँ से होता है, तो ये भी आमाशय से होता है। इसके अतिरिक्त अगर आपसे पूछा जाए कि जो आमाशय है उससे कौन सा रस निकलता है, तो आमाशय से आपका जठर रस निकलता है, जिसमें पेप्सिन और रेनिन नाम के एंजाइम पाए जाते हैं। तो आमाशय से निकलने वाले जठर रस में पेप्सिन और रेनिन नाम के एंजाइम पाए जाते हैं। पेप्सिन प्रोटीन पचाने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त यदि आपसे पूछा जाए कि रेनिन एंजाइम किसका कार्य करता है, तो रेनिन दूध में पाई जाने वाली कैसीन प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। इसी से एक रिलेटेड एक और प्रश्न पूछा गया एक बार कि बड़े मनुष्यों में कौन सा एंजाइम नहीं निकलता है, तो आपका रेनिन एंजाइम नहीं निकलता है जब वयस्क अवस्था हो जाती है, क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है वो आपका दूध पीता है, और दूध पीने वाले बच्चे के लिए आपके रेनिन एंजाइम की आवश्यकता होती है। एक और आपका प्रश्न है कि निम्न में से बड़ी गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, इसके बारे में हम लोग और भी चर्चा करते हैं। जैसे दिया है पित्त लवण, आंतरस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और आपका अग्नाशयी रस। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पित्त लवण।
जो पित्त लवण होता है वो वसा की जो बड़ी गोलिकाएं होती हैं उनको संकुचित कर देता है, और जिससे एंजाइम अच्छे से कार्य करते हैं और वसा का पाचन हो जाता है। सीधी सीधी बात यहाँ पर ये पूछने का प्रयास किया है कि जो वसा का पाचन होता है वो किसके वजह से होता है। तो वसा का जो पाचन होता है वो पित्त लवणों की वजह से होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि पित्त रस कहाँ से निकलते हैं तो पित्त रस यकृत से निकलते हैं। और यदि ये पूछा जाता कि पित्त रस का जमाव कहाँ होता है, स्टोरेज कहाँ होता है, तो इसका जवाब होता आपका गाल ब्लैडर। क्या होता? गाल ब्लैडर। इसके अतिरिक्त पित्तरस से और भी पूछा जाता है कि पित्तरस की प्रकृति कैसी होती है, तो पित्तरस की प्रकृति होती है क्षारी। इसके अतिरिक्त पूछा जाए क्या पित्तरस में कोई एंजाइम पाया जाता है, तो पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। पित्तरस का कार्य क्या होता है, तो पित्तरस का कार्य होता है पाचन, जो चीज़ें हैं उसमें वसा का पाचन करना। एक और है, मनुष्य की छोटी आंत में मौजूद विली के कुछ विशेषताएं दी गई हैं, उनके बारे में आपको बताना है कि कौन सा आपका कथन सही होगा। कि ये बहुत पतली दीवारों से लगी हुई अंगुलीनुमा संरचनाएं होती हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। ये एक बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करती हैं, ये भी आपके लिए बिल्कुल सही है। इनमें भोजन के पारण के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। रक्त कोशिकाएं द्वारा भरपूर आपूर्ति करती हैं, ये बात गलत है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। बिली के बारे में पहले भी एक प्रश्न आपको आ चुका है, तो ये ग्रुप डी के ज़्यादातर प्रश्न हैं आपके जो पहले एग्जामों में पूछे गए। तो बिली कहाँ पर पाई जाती हैं, तो छोटी आंत की दीवारों पर पाई जाती हैं। इनका कार्य क्या होता है, भोजन का अवशोषण करना होता है। इनकी संरचनाएं कैसी होती है, तो अंगुलियों के नुमा इसकी संरचना होती है। ये क्या करती हैं, तो पूरे आंत के एरिया पर, क्षेत्रफल पर फैली रहती हैं, जिससे भोजन में जो भी पोषक तत्व होते हैं उनका ये भली भांति से अवशोषण कर लेती हैं। आंत से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपको कमेंट में बताना है कि मनुष्य की आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम बताइए। मनुष्य के आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, उसका नाम आप लोगों को कमेंट में बताना है। साथ ही साथ यदि और पूछा जाए कि पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो पाचन की शुरुआत मुख गुहा से होती है, यानी मुंह से पाचन की शुरुआत हो जाती है। लार में उपस्थित जो टाइलिन एंजाइम होता है वो मंड को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है आपका। आओ एक और नया प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा वसा के पायसीकरण में शामिल होता है, आमाशय, प्लीहा, यकृत या अग्नाशय। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो यकृत होगा। जैसा कि आपको बता चुके हैं पहले ही, जो वसा होता है उसका पायसीकरण अर्थात वसा को अन्य छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य किसका होता है, तो पित्तरस का होता है। और पित्तरस कहाँ से निकलता है, तो यकृत से निकलता है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब होगा यकृत। प्रश्न क्या था पूरा कि वसा के पायसीकरण में कौन शामिल होता है, जवाब होगा आपका यकृत। यकृत से जुड़े हुए प्रश्न और भी एक दो पूछते हैं। जैसे यदि आपसे पूछा जाए यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है, हेपेटोलॉजी कहलाता है। ये मैं प्रश्न आपको पहले भी बता चुका हूँ। यदि आपसे पूछा जाए यकृत के कार्य लगभग कितने होते हैं, तो तकरीबन शरीर में यकृत के 52 कार्य होते हैं। आपने एक सिरप का भी नाम सुना होगा, लिप 52। तो उस 52 का मतलब ही ये है कि तकरीबन यकृत के बॉडी में आपके 52 के आसपास कार्य होते हैं। अग्नाशय से जुड़े हुए कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। जैसे यदि पूछा जाए अग्नाशय जो है वो कैसी ग्रंथि है, तो अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है, जबकि यकृत बाह्य स्रावी ग्रंथि है। अग्नाशय शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। इससे एरेप्सिन और ट्रिप्सिन, एक बार पुनः सुने, एरेप्सिन और ट्रिप्सिन नाम के एंजाइम स्रावित होते हैं जो प्रोटीन पाचन में मदद करते हैं। साथ ही साथ अग्नाशय में लैंगरहैंस की दीपिकाओं नाम से संरचना पाई जाती है, जहाँ से आपका ग्लूकागोन और इंसुलिन नाम के हार्मोन्स भी निकलते हैं। एक और प्रश्न है, लसिका आंतों में पचित और अवशोषित डैश का परिवहन करती हैं। यानी इसने सीधा पूछने का प्रयास किया है कि जो लसिका ग्रंथियां होती हैं, जिससे जो लसिका निकलती है
वो आंतों में पचने वाले और अवशोषित होने वाले किस पदार्थ का अवशोषण करती हैं, मतलब परिवहन करती हैं, सॉरी, एंजाइम का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का या प्रोटीन का। तो देखो, लसिका का कार्य होता है वसा का परिवहन करना। यदि आपसे पूछा जाए लसिका किसका परिवहन करती है, तो वसा का परिवहन करती है। साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या जो भी मिनरल्स हैं, इनका परिवहन कौन करता है, तो इसका परिवहन ब्लड करता है। आओ एक आध प्रश्न और देखते हैं ऑप्शनों से। जैसे पूछा जाए एंजाइम जो होते हैं वो मुख्य तौर पर क्या होते हैं, तो एंजाइम मुख्य तौर पर प्रोटीन ही होते हैं। वसा का पाचन किससे होता है, तो आपका पित्त से होता है। पूछा जाए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में से जल्दी ऊर्जा आपको कौन देता है, तो जल्दी ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट देता है। एक और प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, छोटी आंत में, मलाशय में, आमाशय में या बड़ी आंत में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा छोटी आंत, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो पूरी तरह पाचन होता है वो कहाँ होता है, तो भैया छोटी आंत में पाचन होता है। आओ और भी प्रश्न जानते हैं। जैसे यदि पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा में से ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है, तो इन तीनों में से ज़्यादा ऊर्जा जो देता है वो वसा देती है। और यदि ये पूछा जाता कि जल्दी ऊर्जा कौन देता है, तो इस प्रश्न का जवाब होता कार्बोहाइड्रेट। ठीक है जी। यदि आपसे पूछा जाए क्या प्रोटीन ऊर्जा देते हैं, तो प्रोटीन ऊर्जा देते हैं, लेकिन वसा और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त थोड़ी सी कम देते हैं। प्रोटीन का कार्य क्या होता है, तो प्रोटीन का कार्य होता है बॉडी बिल्डिंग मटेरियल तैयार करना, यानी प्रोटीन को देह निर्माण तत्व के रूप में जाना जाता है। यदि आपसे पूछा जाता कि निम्न में से किसे बॉडी बिल्डिंग मटेरियल बोलते हैं, तो प्रोटीन को कहते हैं। सेल्स बनने के लिए मुख्यतः जिम्मेदार कौन है, तो प्रोटीन है। और कोशिका में प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो आपका राइबोसोम को कहा जाता है। किसको कहते हैं, राइबोसोम से। अच्छा, ये प्रश्न यदि पूछा जाता कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का कोशिका में कहाँ पर जाके विघटन होता है या पाचन होता है, तो इस प्रश्न का फिर जवाब होता माइटोकॉन्ड्रिया। ये जब आपने भोजन किया उसके बाद आंतों से अवशोषित होकर ब्लड के जरिए कोशिका तक पहुंचता है, कोशिका के फिर माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है, वहां पे जाके इसका विघटन होता है, ज्वलन होता है, जिसके बाद हमको ऊर्जा मिलती है। इसी कारण हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस भी कहते हैं, ऊर्जा का पावर हाउस भी कहा जाता है। एक और प्रश्न है कि दंत क्षय के परिणाम स्वरूप क्या होता है, कोमल दंतवल्क हो जाते हैं, यानी जो दांत होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, दुर्गंध युक्त सांस आने लगती है, मसूड़ों से रक्त का स्राव होने लगता है और टूटा हुआ दांत, यानी दांत टूट जाता है। तो देखो, जब दंत क्षय होता है यानी दांत धीरे धीरे घिसने लगते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, जो दंतवल्क होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। दंतवल्क जो होता है वो आपका सॉफ्ट हो जाता है। आओ दांतों से रिलेटेड और भी प्रश्न आपके जानने का प्रयास करते हैं। जैसे यदि पूछा जाए कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। यदि आपसे पूछा जाए दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। साथ ही साथ पूछा जाए दांत का या शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है, तो दंत इनेमल होता है। दंत इनेमल होता है। दांत निर्माण के लिए या दांतों की मजबूती के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो दांतों की मजबूती के लिए भाई आवश्यक है कैल्शियम और फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस। एक और प्रश्न है दांतों से जुड़ा हुआ कि एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल कितने कृंतक होते हैं। अभी मैंने जैसा कि आपको बताया था, मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। अब इन्होंने इस प्रश्न में ये पूछ लिया है कि कृंतक की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन में दिया है 10, 4, 12 या 8। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा 8। कृंतक की संख्या कितनी होती है, तो भाई 8 होती है। प्रश्न पूछता
रदनक की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। प्रश्न पूछता कि चवर्णक की संख्या कितनी होती है, तो आपकी 12 होती है। और अग्र चवर्णक की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। यानी कृंतक 8, रदनक 4, चवर्णक 12 और अग्र चवर्णक 8 दांत होते हैं। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ओडोंटोलॉजी कहलाता है। एक और प्रश्न है, आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाते हैं। यानी हम जो भोजन करते हैं उसमें जो वसा जो होती है वो छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाती है, ऐसा क्यों होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी सही जवाब होगा, क्योंकि वसा आमाशय में उत्पन्न जलयुक्त स्लरी के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाती। यानी जब आमाशय में भोजन था उस समय जो वसा थी वो सही से मिश्रित नहीं हो पाई, इस वजह से ये क्या करती है, छोटी आंत में जाके बड़ी गोलिकाओं का निर्माण करती है। उसके बाद यहाँ पे पित्तरस आता है, पित्तरस इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिससे आसानी से वसा का पाचन हो जाता है। तो वसा से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड, यकृत से रिलेटेड आपके बहुत सारे प्रश्न आए हुए। जैसा कि आप हर एक प्रश्न के नीचे देख पा रहे होंगे कि ये प्रश्न रेलवे के एग्जाम से मैंने उठाए। पाचन एग्जाम से संबंधित जितने भी अभी तक प्रश्न आए होंगे इस पूरी सीरीज में आपको करा दिया जाएगा। और फिर एक और प्रश्न देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित चित्र मनुष्य के दांतों के क्रमिक क्षय के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। दांतों के क्षय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से एक के अलावा अन्य सभी सही गलत कथन की पहचान करिए। यानी जो दंत क्षय होता है उसके बारे में कथन दिए हैं, 3 कथन इनके सही हैं और 1 कथन कोई सा इनका गलत है। मतलब 3 कथन गलत हैं और क्या पूछ रहा है इन्होंने, 1 के अलावा अन्य सभी सही हैं, यानी गलत पहचानना है आपको, सॉरी। तो इसमें पहला दिया है कि इनमें जीवाणु की कोई भूमिका नहीं होती, यह विषाणु जनित होता है। तो पहला ही आपका गलत है। आपका जब दंत क्षय होता है, जब दंत क्षय होता है तो उसमें बैक्टीरिया का कोई रोल नहीं होता। दंत क्षय जो है आपका वो मोस्टली ऐसा लगता है जैसे एसिडिक जो फॉर्म है। यदि आपके मुख में अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाएगी, इसके कारण आपका दंत क्षय हो जाएगा। बॉडी में आपका कैल्शियम या फास्फोरस की कमी जब हो जाएगी तो दंत क्षय हो जाएगा। फ्लोराइड्स के पॉल्यूशन के यदि आप प्रभाव में आएंगे तो भी दंत क्षय होना आपका प्रारंभ हो सकता है। तो बैक्टीरिया का कोई रोल नहीं होता। बाद में एक और प्रश्न दिया है मुख में, आगे आप देख लेना, दिया है पित्तरस के कार्य नीचे दिए गए, उस विकल्प का चयन करें जो पित्तरस के कार्य से संबंधित नहीं है। यानी आपको देखो पित्तरस से रिलेटेड तकरीबन 4 से 5 प्रश्न आ चुके हैं। पहला है, यह अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया के लिए भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। प्रोटीन क्या था, पित्तरस के बारे में था, हाँ, क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। इसमें प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है जो प्रोटीन पाचन में सहायक होता है। तो यही बी जो कथन है इसका गलत है, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि पित्तरस में किसी भी तरीके का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो इस तरीके से आपसे कई एक बार एग्जाम में पूछा है कि बताइए कि पित्तरस में क्या कोई एंजाइम होता है, तो पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं होता है। पित्तरस कहाँ से निकलता है, तो अग्नाशय से निकलता है। पित्तरस का कार्य क्या होता है, तो पित्तरस का कार्य होता है वसा का पाचन करना, वसा का पायसीकरण करना, लेकिन इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता। एक और आगे ऑप्शन दिया था, यह अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया की दक्षता को बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है। यह बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी वसा गोलिकाओं में विघटित कर देता है। जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती हैं उनको ये छोटे में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से वसा का पाचन जो है वो बड़े आसानी से हो जाता है आपका। एक और प्रश्न दिया है कि इसको ये थोड़ा सा, वैसे इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा कि स्टार्च का पाचन लार में मौजूद
एंजाइम का विघटन करता है। यानी यहाँ पे आपका ये दिखाया गया है जैसे कोई स्टार्च है और उस स्टार्च को अगर यदि आप लार में जो टाइलिन एंजाइम होता है उससे कन्वर्ट करेंगे। एक्चुअली ये एक तरीके का प्रैक्टिकल है जो आपको कराया भी जाता था कि जब स्टार्च को हम लोग आयोडीन के साथ मिक्स करते हैं तो वो किस तरीके का कलर देता है, वही ये प्रश्न आपको बताया गया है। वैसे यदि आपसे पूछा जाए स्टार्च क्या है तो स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च कैसा कार्बोहाइड्रेट है तो स्टार्च आपका पॉलीसेकेराइड्स है, पॉलीसेकेराइड्स है। साथ ही साथ यदि ये पूछा जाता कि स्टार्च सबसे मतलब किस क्रिया के दौरान बनता है तो स्टार्च जो है आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान आपका बनता है। एक और ये प्रश्न था कि इधर में दिया है मानव आहार नाल का एक चित्र दिया गया है, इसके आधार पर स्तंभ 1 व स्तंभ 2 के साथ सही मिलान करना है आपको। देखो इस तरीके के प्रश्न आने लग रहे हैं। ग्रुप डी का पेपर इसलिए टफ कहा जाता है कि ऐसे प्रश्न दिए। अब जैसे इसने ऊपर से ये जो ग्रास नली आई है, फूड पाइप आया है, वहाँ ऑप्शन ए दे रखा है। फिर यहाँ पे जो आपका लेवर है यहाँ पे आपका डी दे रखा है, छोटी आंत के पास सी दे रखा है, फिर बी दे रखा है। तो यानी इसने मिलान करने की यहाँ पे कोशिश की है। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा। यानी जो ए है वो है पाचन नहीं, मतलब जब फूड पाइप होती है वहाँ पे पाचन नहीं होता, गले से नीचे आपकी जो ये फूड पाइप होती है वहाँ पाचन नहीं होता। यानी जो ए जहाँ पे मार्क किया गया वहाँ पाचन नहीं होता, तो ए का मिलान होगा आपका 4 से, ए का मिलान होगा 4 से। साथ ही साथ वी जहाँ दिया है तो बी दिया है देखो आंत के पास। आपको ऑप्शन मैंने बता दिया, आप उस हिसाब से लगा लेना। साथ ही साथ ये तथ्य आपको अच्छे लगे हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें।